हम कर रहे हैं जे गॉर्डन का सिनेप्टिक मॉडल या सिनेप्टिक शिक्षण प्रतिमान। ये मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के साथ संबंधित है और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से भी संबंधित है, क्योंकि ये क्रिएटिव डेवलपमेंट के साथ भी इसका संबंध है। यानी विद्यार्थियों में, लर्नर में किस तरह से सृजनशीलता बढ़ाई जाए, उनको कैसे सृजनात्मक बनाया जाए, उसके लिए भी ये मॉडल प्रयोग में लाया जाता है। हम ऑलरेडी इस मॉडल से संबंधित कुछ जानकारी ले चुके हैं, यानी क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस क्या है और क्रिएटिविटी तथा इस मॉडल के साथ कौन कौन सी अजम्पशंस जुड़ी हुई हैं। आज हम जानेंगे कि इस मॉडल में जो मेटामॉर्फिक एक्टिविटी का प्रयोग होता है उसका क्या मतलब है, कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्या है, एनालॉगी क्या है और कंप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और अंत में ये भी जानेंगे कि इस मॉडल को किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। अब ये जो मॉडल है इसमें दो तरह की स्ट्रैटेजीज का प्रयोग किया जाता है। एक को कहा जाता है मेकिंग फेमिलियर स्ट्रेंज और दूसरे को कहा जाता है मेकिंग स्ट्रेंज फेमिलियर। जैसा नाम से ही हमें समझ में आता है, मेकिंग फेमिलियर स्ट्रेंज का क्या मतलब है, यानी जो चीज़ों को हम जानते हैं उसमें ऐसा ढूंढना जिसको हम नहीं जानते। फेमिलियर से अनफेमिलियर की तरफ जाना, यानी जिन चीज़ों के बारे में आपको लगता है कि आपको पूरी जानकारी है उसमें ऐसी संभावनाएं खोजना जो कि हमारी उस जानकारी से संबंधित है जिसे हम नहीं जानते। दोनों ही कैटेगरीज में, दोनों ही स्ट्रेटजीज में मेटाफर एक्टिविटीज यूज़ की जाती हैं, एनालॉग्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि लर्नर्स का कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट किया जाए उन कॉन्सेप्ट से जो पहले से उसके दिमाग में मौजूद है, ताकि लर्नर बेहतर तरीके से डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया कर सके, अपने आप को एग्जामिन कर सके और नए हल यानी ओरिजिनल आइडियाज़ एक्सप्लोर कर सके। आमतौर पे मेकिंग फेमिलियर स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है जब हम जानी पहचानी चीज़ों में नई संभावनाएं खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के हम नए तरीके जब खोजते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग फेमिलियर स्ट्रेंज। दूसरी जो स्ट्रेटजी है दैट इज मेकिंग स्ट्रेंज फेमिलियर, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं जानते हैं उनको हम कैसे जानी पहचानी चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे आइडियाज़ डेवलप करना जिससे हम अनजाने को जाना हुआ बना पाए, दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग स्ट्रेंज फेमिलियर। सो दिस इज अ वे टू सी प्रॉब्लम इन ए न्यू लाइट टू सजेस्ट फ्रेश अप्रोच, यानी जब कोई नई समस्या आती है तब हम उसे अलग तरीके से समझ पाते हैं और उसको पुराने जो हल हैं उनके साथ एसोसिएट कर पाते हैं। तो ज़्यादातर इस स्ट्रेटजी को प्रयोग में लाया जाता है सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स में। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे लर्नर जो है पुरानी मान्यताओं को तोड़ पाता है, जिसको हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज टू ब्रेक सेट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स एंड कंसेप्चुअलाइज द प्रॉब्लम इन ए न्यू वे, यानी नए तरीके से उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। दोनों ही स्ट्रेटजीज में मेटाफर्स का यूज़ होता है, एनालॉगीज का यूज़ होता है, कंसेप्चुअल डिस्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है और नए हल खोजे जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटाफरिक एक्टिविटी। मेटाफर वर्ड ये इंग्लिश के स्टूडेंट्स या लैंग्वेज के स्टूडेंट बेहतर तरीके से ऑलरेडी जानते होंगे। मेटाफर यानी अतिशयोक्तियाँ। जब हम किन्हीं दो अलग अलग चीज़ों को जिनमें देखने में कोई भी समानता नहीं है उन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं और उनमें समानताएं ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफर। एग्जाम्पल के लिए जब हम कहते हैं आपका मुखड़ा चांद का टुकड़ा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी मुखड़ा चांद का टुकड़ा नहीं होता, लेकिन हम मुखड़े में और चांद के टुकड़े में या चांद में हम समानताएं तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की अतिशयोक्तियों को मेटाफर्स कहा जाता है। जब हम इन मेटाफर्स को किसी लर्नर के माइंड में कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज मेटाफरिक एक्टिविटी, जिसका प्रयोग किया जाता है सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल में। मेटाफर्स ये रिलेशनशिप ऑफ लाइकनेस बनाते हैं कि अलग अलग दिखने वाली चीज़ों में क्या समानता है,
ताकि हम एक ऑब्जेक्ट को या एक आइडिया को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट और दूसरे आइडिया की जगह पर रख के देख सके, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के जगह पे दूसरे को रखकर देखना। तो इस तरह से इस सब्स्टिट्यूशन से कई तरह के नए आइडियाज डेवलप होते हैं। सो मेटाफोरिक एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन ए क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रिलेशनशिप ऑफ लाइकनेस, यानी समानता ढूंढना या समानता बनाना, एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द न्यू आइडिया, और नए आइडिया को पुराने की जगह पर रखकर देखना। बाय कंपेयरिंग फेमिलियर आइडियाज इन प्लेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन वर्ड का क्या मतलब है, जब आप एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को रखकर उनमें समानताएं तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब इन समानताओं को तलाश करने के लिए यू हैव टू look at the object from a different perspective. So basically metaphoric activity एक different perspective डेवलप करने में हेल्प करती है। Metaphors they introduce conceptual distance. So metaphoric activities का मेन काम क्या है कि ये conceptual distance क्रिएट करें। conceptual distance मतलब जो concepts, जो definitions, जो ideas पहले से लर्नर के माइंड में बने हुए हैं, उन आइडिया से परे जाके सोचना। जितना परे जा पाएंगे उतना ही कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो मेटाफोरिक एक्टिविटी का या यूज ऑफ मेटाफर क्या है कि हम कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट कर सकें ताकि लर्नर नए आइडियाज सोच सके। क्योंकि जो कन्फर्मिटी है, जब हम एक आइडिया के साथ किसी दूसरे आइडिया का एक संबंध बना लेते हैं, दैट लीड्स टू कन्फर्मिटी। तो कन्फर्मिटी में लिमिटेड आइडियाज़ होते हैं। जब आप उन एसोसिएशन को तोड़ के अलग अलग तरह से उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स की नई जो क्वालिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग कंसेप्चुअल डिस्टेंस। एंड इट विल हेल्प द लर्नर इन कनेक्टिंग आइडियाज फ्रॉम फेमिलियर कंटेंट टू न्यू कंटेंट बाय चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। तो मेटाफोरिक एक्टिविटी से कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि लर्नर पुराने और नए आइडिया को जोड़ के देख सके, यानी नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके। और इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉजीज का। एनालॉजीज मतलब जो चीज़ें समान हैं। एनालॉजीज होती हैं जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें एनालॉजीज का प्रयोग किया जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जाती है ताकि हम नई समझ बना सकें, न्यू इंसाइट्स आर डेवलप, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू इमेजिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ imagination and development of insight into everyday activities is the purpose of using this method. Let us try to understand what is conceptual distance. Conceptual distance समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा what is a concept. कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं कि ये हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी आइडिया के बारे में जब हम विचार बनाते हैं तब हम उसके कुछ बेसिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बेसिक फीचर्स हो सकता है फिजिकल फीचर्स हो सकता है क्वालिटी फीचर्स हो। जैसे हो सकता है किसी चीज़ की हम हाइट, वेट, टेम्परेचर, टेस्ट या उसका आवाज़ कैसा है, वो किस तरह से चलता है, उसका मूवमेंट किस तरह का है, इन चीज़ों के साथ एसोसिएट करें। और कई बार हम किसी आइडिया को उसकी क्वालिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। अब ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मिल के हमारे मस्तिष्क में किसी आइडिया या किसी वस्तु के बारे में विचार बनाती है, जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट के कुछ असेंशियल फीचर्स भी होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल फीचर्स होते हैं या वेरिएबल फीचर्स होते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया है इन ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। उसमें हमने कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह से समझा है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी है वो कॉन्सेप्ट से आगे शुरू होती है। बेसिकली किसी भी मस्तिष्क में, किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क में कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम एक अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन में बताते हैं, इन 3D स्पेस बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्चुअल स्पेस। कंसेप्चुअल स्पेस साइकोलॉजी में जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू वे ऑफ थिंकिंग। अगर हम किसी भी ग्रुप का कंसेप्चुअल स्पेस हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमने कोई चीज़ एक इंडिविजुअल को बताई है तो वही इंडिविजुअल दूसरा कोई पर्सन किस तरह से समझ पाता है, दैट इज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल स्पेस।
जब हमें किसी समस्या का समाधान करना तब हमें कई कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन कॉन्सेप्ट्स का आपसी रिलेशनशिप क्या है और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, और इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की मदद से हम किसी समस्या पर फोकस कर पाते हैं और उससे संबंधित डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। जब हमारा मस्तिष्क किन्हीं विशेष कॉन्सेप्ट्स को बार बार यूज करता है तो हमारे वो न्यूरल पाथवेज, वो सोचने के तरीके जो बार बार यूज होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो इस तरह से हमारे माइंड में कन्फर्मिटी डेवलप होती है। यानी अगर हम कोई भी एसोसिएशन बनाने की कोशिश करें तो जिन कॉन्सेप्ट को हमने बहुत बार प्रयोग में लाया है वही कॉन्सेप्ट उभर के सबसे पहले हमारे मस्तिष्क को घेरते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ चेयर, तो आप कहेंगे इसके साथ रिलेट करता है टेबल। अब चेयर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, लेकिन आमतौर पे हम चेयर और टेबल को ज्वाइन करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द कंसेप्चुअल पैटर्न्स। कंसेप्चुअल पैटर्न्स को तोड़ना ताकि नए कंसेप्चुअल पैटर्न्स बन सके, इसी को कंसेप्चुअल डिस्टेंस कहा जाता है। तो कंसेप्चुअल पैटर्न मतलब व्हेन वी ब्रेक ओल्ड कंसेप्चुअल पैटर्न्स टू बिल्ड न्यू कंसेप्चुअल पैटर्न। नए कंसेप्चुअल पैटर्न बनाना ही तो क्रिएटिविटी है। तो कंसेप्चुअल पैटर्न नए बनाने के लिए पुरानों को तोड़ना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग कंसेप्चुअल डिस्टेंस। कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है क्योंकि ये पुराने बने हुए कंसेप्चुअल पाथवेज को ब्लॉक करता है। जितना ज़्यादा कंसेप्चुअल डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्रिएटिव थॉट होगा। So, in few words, we can state conceptual distance is statement of how closely related two concepts है। दो कॉन्सेप्ट आपस में कितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और इन कॉन्सेप्ट के इस डिस्टेंस के कारण वो किस तरह से कंसेप्चुअल पैटर्न बना रहे हैं, उस कंसेप्चुअल पैटर्न के कारण कितनी कन्फर्मिटी डेवलप हो रही है, उस कन्फर्मिटी को तोड़ना, उस कंसेप्चुअल पैटर्न को तोड़ना इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग कंसेप्चुअल डिस्टेंस। जितना कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे उतना ज़्यादा उनका कंसेप्चुअल डिस्टेंस कम होगा। तो हमने क्या करना है इस एक्टिविटी में, हमने ऐसा कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट करना है ताकि पुराने कंसेप्चुअल पैटर्न्स को तोड़ा जा सके। कंसेप्चुअल डिस्टेंस इज डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल एंड सरफेस सिमिलरिटी। तो दो तरह से इसको डिफाइन किया जाता है कि देखने में वो दो चीज़ें आपस में कितनी मिलती हैं और फंक्शनली वो दो चीज़ें आपस में कैसे मिलती हैं। जैसे स्ट्रक्चर सिमिलरिटी में आ जाता है, जैसे कार एंड कप। अब इन दोनों में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं है, यानी ये इनमें काफ़ी कंसेप्चुअल डिफरेंस है। सरफेस सिमिलरिटी में आ जाता है, दो चीज़ों में काफ़ी सिमिलरिटी भी हो सकती है, जैसे कप और मग। अब ये दोनों जो है एक ही पर्पज़ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, तो इनमें सरफेस सिमिलरिटी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा कंसेप्चुअल डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी क्रिएटेड, और उतना ही ज़्यादा लर्नर नए आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकता है क्योंकि वो दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को जोड़ पाता है। नेक्स्ट इज एनालॉजीज। एनालॉजीज मतलब जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस करके देखते हैं। जैसे किसी ने पक्षियों को उड़ते हुए देख के सोचा होगा कि वो भी इस तरह से उड़ सकता है और इस तरह से एरोप्लेन बने। किसी ने टी कैटल में से जब स्टीम निकल रही होगी तो उससे टी कैटल का ढक्कन हिलता है, उसको देख के किसी ने सोचा होगा कि अगर स्टीम से केतली का ढक्कन हिलाया जा सकता है तो इस स्टीम की पावर से मशीन के किसी पुर्जे को भी हिलाया जा सकता है। तो इस तरह से स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ होगा। तो इन दोनों चीज़ों के कंपैरिजन में हम क्या देखते हैं कि हम एक वस्तु के कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे वस्तु के ऊपर लागू कर देते हैं। जैसे जैसे बर्ड उड़ता है ऐसे ही एरोप्लेन भी उड़ सकता है। जैसे कैटल से निकलती हुई स्टीम उसके ढक्कन को हिला सकती है, उसी तरह इंजन के पार्ट्स को भी स्टीम से हिलाया जा सकता है। एनालॉगी मतलब एक चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे चीज़ के ऊपर, दूसरी समस्या के ऊपर, दूसरे सिचुएशन में हूबहू लागू करना। तीन तरह की एनालॉजीज होती हैं, पर्सनल, डायरेक्ट और सिंबॉलिक। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डायरेक्ट एनालॉजी। डायरेक्ट एनालॉजी मतलब जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और सिंपली आप उनके फिजिकल फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि नज़र आती हैं।
और इन कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये दोनों चीज़ों में क्या क्या समानताएं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि आप में और किसी फ्रूट और वेजिटेबल में क्या समानता है, तो आप फिजिकल फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, शायद कुछ समानताएं आपको नजर आए। अगर मैं कहूँ टेलीविज़न और वाटर बॉटल में क्या समानता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं, इनमें कोई समानता एकदम से नज़र नहीं आती। लेकिन आप चाहें सोचें तो आपके दिमाग में ऐसे क्रिएटिव विचार ज़रूर आएंगे कि ये किस तरह से समान हो सकती हैं। जब हम सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एनालॉजी। पर्सनल एनालॉजी इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, यानी जब आप अपने को दूसरी किसी वस्तु की जगह पर रख के उसकी तरह सोचने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एनालॉजी। तो दैट इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। और आप एम्पैथेटिकली यानी दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं या दूसरे के रूप में जाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एनालॉजी। ग्रेटर द कंसेप्चुअल डिस्टेंस मोर द क्रिएटिविटी और इनोवेशन। जितना कंसेप्चुअल डिस्टेंस होगा उतने नए विचार, नए क्रिएटिव आइडियाज आपके मस्तिष्क में आएंगे। गॉर्डन ने पर्सनल एनालॉजीज को 4 लेवल्स को डिफाइन किया है। फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट, यानी जब कोई व्यक्ति सिर्फ वेल नोन फैक्ट्स को डिफाइन करता है, ये दो चीज़ों में क्या समानता है उनको सिर्फ फैक्ट्स के रूप में जान पाता है, इमोशंस नहीं बता पाता, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। सेकेंड इज फर्स्ट पर्सन आइडेंटिफिकेशन विद इमोशन, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरी वस्तु की इमोशंस के साथ जुड़ पाता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन विद इमोशन। और इसमें आप इमोशंस को तो समझ सकते हैं लेकिन नई समझ नहीं बना पाते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूँ दैट हाउ विल यू फील इफ़ यू आर ए कार, अगर आप ये कहते हैं दैट यू विल फील हॉट और यू फील दैट यू आर मूविंग, तो आप फिजिकल फैक्टर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट पर्सन आइडेंटिफिकेशन विद फैक्ट। और अगर आपके मन में विचार आते हैं दैट बीइंग ए कार यू विल फील हैप्पी व्हेन यू आर मूविंग, तो आप इमोशंस के साथ अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब दिस इज फर्स्ट पर्सन आइडेंटिफिकेशन विद इमोशन। थर्ड टाइप इज एम्पैथेटिक आइडेंटिफिकेशन विद द लिविंग। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, जब आप भावनाओं से जुड़ते हैं, इमोशन से जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथेटिक इमोशन। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है और काइनेस्थेटिक मतलब जिसमें आप उस तरह से मूव करके देखते हैं, उस तरह की फीलिंग जनरेट करते हैं, उसके साथ भी अटैच हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक आइडेंटिफिकेशन विद नॉन लिविंग। ये लिविंग के साथ है, जब आप जानदार चीज़ों के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि आप और मॉन्की को कैसा लगता होगा जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, तो आप मॉन्की की तरह सोच सकते हैं, बंदर की इमोशंस की तरह सोच सकते हैं, उसकी तरह बिहेव करके सोच सकते हैं कि आप कैसे पिंजरे में बंद होके किस तरह का महसूस करते होंगे। तो ये दिस इज आइडेंटिफिकेशन विद लिविंग। और अगर यही आइडेंटिफिकेशन नॉन लिविंग के साथ कर पाएँ, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथेटिक आइडेंटिफिकेशन विद नॉन लिविंग। बेसिकली ये जो हमारे पास जो तरीका है 4 लेवल्स को इन्वॉल्व करने का, ये इसका पर्पज़ ये रहता है कि हम ये जान पाएँ कि हम कितना कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट कर पाए हैं। जैसे जैसे हम नीचे वाले लेवल्स में आते जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट होता है, यानी 4th लेवल इट क्रिएट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसेप्चुअल डिस्टेंस। और इसमें सबसे ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान को, लर्नर को अपने आप को एक नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक चीज़ की तरह सोचना होता है। फोर्थ नेक्स्ट टाइप ऑफ एनालॉजी इज सिंबॉलिक एनालॉजी। सिंबॉलिक एनालॉजी को ही कंप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, विच प्रोवाइड द ब्रॉडेस्ट इंसाइट इनटू द न्यू सब्जेक्ट। अब ये इंसर्ट यानी समझ बनाने की बात है। कंप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ही वंडरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बिकॉज इट हेल्प अस टू पुट आवर अंडरस्टैंडिंग इनटू 2 वर्ड्स। और ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फ्रेंडली फो, यानी हम कहते हैं कि वो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। सिमिलरली नरिशिंग फ्लेम, ओल्ड यूथ, नॉन सरप्राइज, ये कुछ बड़ी कॉमन कॉम्प्रेस्ड कन्फ्लिक्ट है जिससे आप समझ पाते हैं कि कैसे एक वस्तु के साथ 2 अलग अलग एडजेक्टिव्स को ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मोबाइल फोन इज इंफॉर्मेटिव एंड मिसलीडिंग,
हाउ ए मशीन कैन बी लाइक ए स्माइल एंड ए फ्राउन। तो ये दो अलग अलग, स्माइल और फ्राउन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन एक मशीन में ये गुण भी हो और वो गुण भी हो, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक एनालॉगीज। ये रिफ्लेक्ट करता है कि स्टूडेंट ने कितनी एबिलिटी जनरेट करी है, जिससे वो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ पाता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा कंसेप्चुअल डिस्टेंस क्रिएट हुआ, जितना ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस है, उतनी ज़्यादा मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। Let us try to understand how synaptic teaching model is used. Synaptic teaching model का सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है दैट इज टू इंक्रीज क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी को चाहे इंडिविजुअल में डेवलप करना है, चाहे ग्रुप्स में डेवलप करना है, दोनों में ही सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल इज यूजफुल। सेकेंड इज इट इज यूज्ड इन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड इन स्कूल सेटिंग फॉर टीम बिल्डिंग। क्योंकि सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है, जिसमें लर्नर दूसरों के विचारों को सुनता है, उनको डेवलप करता है, और उसके कारण वो दूसरे के थॉट्स को वैल्यू करना सीखता है। इससे फीलिंग ऑफ कम्युनिटी जनरेट होती है, बढ़िया टीम्स बनती हैं, और एम्पैथी के द्वारा भी हम बहुत सारी सोशल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एम्पैथेटिक वे में जब लर्नर अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के सोचता है, तो वो एक नई इंसाइट डेवलप करता है अबाउट हिज ओन बिहेवियर प्रॉब्लम एंड अबाउट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो इस तरीके को कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, ताकि लर्नर अपने साथ और अपने ग्रुप के साथ बेटर रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज इन करिकुलम टीचिंग। करिकुलम टीचिंग में आमतौर पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन करिकुलम में भी अगर लैंग्वेज टीचिंग है तो उसमें क्रिएटिव राइटिंग में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। जो रोल प्लेज हैं, पेंटिंग और ग्राफिक्स है, इसमें आप इसको प्रयोग में ला सकते, जहाँ पर ओरिजिनल आइडिया की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली कुछ टॉपिक जो आर्ट और साइंस से संबंधित है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं, उनको इंटरनलाइज करना, उनको समझना लर्नर के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो वहाँ पर उन टॉपिक्स को कंक्रीट मोड ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे वो बेहतर तरीके से उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बढ़िया समझ बना सकें। Next is that this model is useful for shy learners and it can be made as useful for high achievers। आम तौर पे जो shy learners होते हैं, timid होते हैं, आम तौर पे discussions में participate नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं हमारा उत्तर गलत ना हो जाए, हमारा आंसर गलत ना हो जाए। लेकिन सिनेप्टिक टीचिंग मॉडल में जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में सभी को अपना आइडिया रखने के लिए बोलते हैं, कोई भी आइडिया गलत नहीं समझा जाता। तो उससे जो टिमिड और शाई लर्नर्स है, दे ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड पुट अप देयर आइडिया बिकॉज वी रिमूव दैट फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। सिमिलरली हाई अचीवर्स हो सकते हैं, जो इसलिए आइडिया नहीं देते कि कहीं गलत ना हो जाए, बिकॉज दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट देयर आइडिया इज ऑलवेज राइट, सो दे डू नॉट वांट टू ट्राई द आइडिया विच कैन बी रॉन्ग। तो उनको भी इस एक्टिविटी में जोड़ा जा सकता है, सिनेप्टिक मेथड में उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये जो मेथड है, ये सभी एज ग्रुप के छोटे बड़े सभी तरह के लर्नर्स के ऊपर इक्वली यूजफुल है। किसी भी एज ग्रुप के साथ, किसी भी सोशल सेटिंग में आप इस मॉडल को प्रयोग में ला सकते हैं। मॉडल बड़ी आसानी से दूसरे मॉडल के साथ कंबाइन हो सकता है, और इसको शुरू शुरू में इसका जो फ़ायदा है उसमें आप देखेंगे कि लर्नर जो है अपने व्यूज़ को स्ट्रेच कर सकता है, नए कॉन्सेप्ट बना सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। लेकिन इसका जो ज़्यादा फ़ायदा है दैट कम्स ओवर टाइम। लाइफ में लर्नर को फ़ायदा होता है। लाइफ में जब उसके पास नई नई समस्याएं आती हैं, तो वो उन नई समस्याओं के नए हल खोज पाता है। तो जब लर्नर सच में मेटामॉर्फिक मोड में जाता है, तो वो नई समस्याओं को जो उसके जीवन से संबंधित है, नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक एंड द करिकुलम, उनको भी सॉल्व करने की क्षमता को डेवलप कर पाता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस मॉडल।